हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अकाउंट्स का उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावे अकाउंट्स का 3 और मॉडल सेट का क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी हम लोग 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। अब देखो, जो भी ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना उसको पता ही होगा। जो जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है कीपिंग बुक्स, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, कीपिंग बुक्स इन अलमीरा। तो अब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा है ही नहीं कभी अकाउंट्स, ठीक है, 11th में एडमिशन लिया उसके बाद पढ़ा ही नहीं तो कुछ भी टिक लगा देगा। बट जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको ये पता है बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग या पुस्त पालन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पुस्त पालन का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, व्यापारिक लेन देन है, इसको लेखा पुस्तक में रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म लगा दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर ये पूछता ना मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग तो उसका मीनिंग अलग होता। अभी ये पूछ रहा है केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन या मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सबसे पहला बोल रहा है अकाउंटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, तीसरा असिस्ट मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो अगर अकाउंटिंग का बात करें तो अकाउंटिंग ये तीनों काम करता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी करता है, उसका इंटरप्रिटेशन भी करता है और मैनेजर को असिस्ट भी करता है डिसीजन लेने में। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग का बात नहीं कर रहा है। हम लोग को ये पता है अकाउंटिंग का जो है 3 ब्रांच होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट। यहाँ पे केवल बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मेन फंक्शन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है ये होता है अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जो होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है। इस चीज को हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उससे हम एक स्क्रीनशॉट लिए जहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जिसमें बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका जो मेन पर्पस होता है द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो होता है इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका जो मेन पर्पस होता है ये क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। यही चीज हम लोग का यहाँ पे बोला गया था जो नीचे ऑप्शन था। अब इसी टॉपिक से जो प्रोबेबल दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन बताओ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन बताओ। ठीक है, हो सकता है इस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस का बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। इसका मेन पर्पस जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है, कॉस्ट का एनालिसिस करना होता है और कॉस्ट को सर्टेन करना होता है, कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस। इसके साथ साथ इसका एक और फंक्शन होता है फिक्स द प्राइस। गुड्स का जो हम पेन अगर बना रहे हैं, अगर कोई टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा बिजनेस है, तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या प्राइस होगा ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही फिक्स होता है। इसके बाद अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है असिस्ट द मैनेजर या मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजन। जो मैनेजर्स हैं हमारे बिजनेस के, जो मैनेजमेंट है हमारे बिजनेस का, उसको असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना बिजनेस डिसीजन लेने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबल क्वेश्चन दूसरा बन पा रहा था उसको भी हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। तो ये हम लोग को अच्छे से पता है 1494 में। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग। बुक कीपिंग जो है ये हमारा एक आर्ट है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ये स्टेटमेंट जो था ये किसके द्वारा कहा गया था। बुक कीपिंग मतलब पुस्त पालन जो होता है ये व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक लेन देन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन या बिजनेस डीलिंग, इसको खाता बहू में लिखने का एक कला है। ये स्टेटमेंट जो है RN कार्टर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है। लेखांकन का इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक शाखा नहीं है, लेखांकन की एक शाखा नहीं है। तो हम लोग को पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, ये तीनों जो होता है अकाउंटिंग का सब फील्ड है या सब ब्रांच है या शाखा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन जो होता है, ये लेखांकन की तीन शाखाएं। पुस्त पालन इज नॉट अ सब फील्ड, पुस्त पालन जो हमारा है अकाउंटिंग का कोई ब्रांच नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, उससे अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बना या बैलेंस शीट बना, अल्टीमेटली जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उससे आउटपुट आया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुआ, इसके यूजर्स कौन होते हैं? तो हम लोग को पता है शेयर होल्डर भी उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है बिजनेस अपना डिसीजन लेने के लिए, क्रेडिटर्स भी यूज करता है, गवर्नमेंट भी यूज करता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पार्टीज दिया हुआ है ये सारे जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, किसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं? तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसको बोला जाता है? अकाउंटिंग को। दूसरा जो एक इस साल का मॉडल सेट था उसमें पूछा गया था अकाउंटिंग का लैंग्वेज किसको बोलते हैं? तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज जो होता है मनी, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो होता है, दोनों अलग स्टेटमेंट है, समझना। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग अगर ऐसा पूछता है तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज होता है मनी, और बिजनेस का अगर लैंग्वेज का बात करें तो अकाउंटिंग। ठीक है, लैंग्वेज कहने का मतलब होता है जिससे वो अपना इंटरप्रिटेशन करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो अकाउंटिंग जो है अपने आप को मनी के थ्रू प्रेजेंट करता है, और बिजनेस जो है अपने आप को अकाउंटिंग के थ्रू प्रेजेंट करता है। ये चीज समझना। नेक्स्ट बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन कहने का मतलब हो गया जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या क्या दिक्कत हो सकता है? तो अकाउंटिंग का सबसे पहला दिक्कत ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे बनता है। मान लो, समझना अभी एक चीज को, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए अभी 2022-2023 का। ठीक है, 2022-2023 का हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाए, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और इससे हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आ गया। अब इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी हमको प्रॉफिट हो। क्यों? देखो, हम तो डिसीजन क्या लेंगे? लास्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसी के बेसिस पे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो हम जो पास्ट में होता है वही चीज नेक्स्ट ईयर भी हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग का एक ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन देता है, ये जो बेस्ड होता है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐतिहासिक लागत या ऐतिहासिक जो हमारा सूचना होता है उसके आधार पर ये आधारित होता है। दूसरा यहाँ पे बोलता है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग से जो हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, जो इंफॉर्मेशन जो आउटकम आ गया, इसको पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति कोई एक सिमिलर इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से देख सकता है। ठीक है, अलग अलग सबका व्यू हो सकता है सेम आउटपुट, तो इसको इसलिए बोला जाता है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। और तीसरा बात होता है इसमें अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जो हमारा अकाउंटिंग है ये विंडो ड्रेसिंग का इसमें अफेक्ट होता है। विंडो ड्रेसिंग कहने का मतलब हो गया कि कुछ अकाउंटिंग में हम गलत कर दिए, मिसलीड कर दिए। अकाउंट्स जो हम बनाए, जो अकाउंटेंट था उसमें वो गलत चीज कुछ कर दिया। जैसे मान लो हमारा क्या हो रहा था, कॉस्ट हमारे बिजनेस का बढ़ रहा था, कॉस्ट हमारे बिजनेस का बढ़ रहा था। अब जब कॉस्ट हमारे बिजनेस का बढ़ेगा तो अल्टीमेटली समझना, कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट क्या किया, कॉस्ट को घटा के यहाँ पे जो वेजेज पेड किया था, वेजेज जो 1 लाख का यहाँ पे पेड किया था, इसको ये कॉस्ट में ना लेके, एक्सपेंस में ना लेके, इसको बैलेंस शीट में लेके चला गया एसेट में। मान लो ऐसा अगर कर देता है तो यहाँ पे वो क्या किया, वो गलत तरह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब जो इसका इंफॉर्मेशन हो, जो इसको इसका यूजर है, उसको तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। वो तो अल्टीमेटली देखेगा वाह 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग का एक ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, तो इस तरह से अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है ये सब। नेक्स्ट बोल रहा है करंट लायबिलिटी। दो चीज होता है, करंट लायबिलिटी होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहने का मतलब होता है जो लायबिलिटी जिसका सेल्फ सेटलमेंट हम लोग को विद इन अकाउंटिंग पीरियड करना होता है, 1 साल या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसको हम लोग सेटल करते हैं, जिस लायबिलिटी को, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहने का मतलब जिसका सेटलमेंट 1 साल से ज्यादा पीरियड में होगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होता है ना, जनरली वो लॉन्ग टर्म, जो नॉर्मल जो हमारा कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है ना, वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी करने का मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर देंगे। कैपिटल तो हम लोग 1 साल में पेड नहीं करते, ना तो मॉर्गेज लोन पेड करते हैं, ना लॉन्ग टर्म लोन। ये तीनों का तो पेमेंट हम लोग 1 साल में नहीं करने वाले हैं। 1 साल के अंदर किसका पेमेंट करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल का, शॉर्ट टर्म लोन का ही ना। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अल्पकालीन ऋण जो है यही हमारा चालू दायित्व है। दूसरा हमारा होता है दीर्घकालीन दायित्व। कहने का मतलब क्या? जिस दायित्व का हम लोग, जिस लायबिलिटी का रीपेमेंट हम लोग 1 साल से ज्यादा टाइम में करने वाले। नेक्स्ट होता है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कहने का मतलब विच इज नॉट विजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस टाइप के एसेट को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, या तो अमूर्त संपत्ति। हिंदी में इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। तो फर्नीचर जो, इसको तो हम लोग देख छू सकते हैं ना। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सबको हम लोग देख छू सकते हैं। देख छू किसको नहीं सकते हैं? गुडविल को। हमारे बिजनेस का जो गुडविल है, ये भी हमारे लिए एसेट है, हमारे बिजनेस का एक एसेट है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में एक, हमारे बिजनेस का एक गुडविल है। तो ये हमारा जो होगा दिस विल बी इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट बोल रहा है कैश डिस्काउंट इज। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट आगे नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कैश डिस्काउंट जो हम लोग जिस टाइम गुड्स सेल करते हैं उस टाइम अलाउ करते हैं। ये सही स्टेटमेंट है या गलत, ये बताना। दूसरा बोल रहा है कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब हम लोग पेड करते हैं उस टाइम कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। या नीचे बोल रहा है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझना, कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? कैश को प्रॉम्प्टली रिसीव करना। प्रॉम्प्टली कहने का मतलब जल्दी रिसीव करना। जल्दी हमको कैश लेना अपने डेटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तुम एक काम करो, 1 लाख का सामान जो तुम लिया इसको पेड करो, 2% हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। तो कैश को जल्दी रिसीव करने के पर्पज से जो डिस्काउंट दिया जाता है या मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिस्काउंट, ये जिस डिस्काउंट का ये बात कर रहा है, ये अलाउ हुआ था सेल ऑफ गुड्स के टाइम। गुड्स जिस टाइम सेल हुआ वो अलग चीज है, कैश रिसीव करना अलग चीज है। गुड्स रिसीव, सेल करना या परचेज करना वो अलग चीज होता है। कैश रिसीव करना या पेड करना ये अलग चीज होता है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट का बात हो रहा है, ये हमारा कैश डिस्काउंट नहीं है। ये क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के टाइम ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है या ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है, जब हम लोग पेमेंट किए, जब हम लोग पेड किए, उस टाइम जो डिस्काउंट मिला ना, उसको हम लोग बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ये हमारा करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। समझना, गुड्स परचेज किए उस टाइम जो डिस्काउंट मिला, दैट इज नॉट कैश डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, नगद कटौती वो नहीं है। ठीक है, वो हमारा कैश डिस्काउंट कब होता है? जो हम, जब हम कैश दिए या कैश लिए, उस टाइम जो मिला या डिस्काउंट दिए या जो डिस्काउंट मिला, उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। ये क्या है? हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख का गुड्स बेचे और उसके बाद अल्टीमेटली 10,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। तो ये क्या है? इवेंट है या ट्रांजेक्शन? अब एक चीज समझना, इवेंट कहने का मतलब होता है जो हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन होने के बाद, 100 मिनट ट्रांजेक्शन होने के बाद, बहुत सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हुआ, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसे बिजनेस में गुड्स हम खरीदें, ड्यूरिंग द ईयर खरीदें बेचें, खरीदें बेचें, अब अल्टीमेटली जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा, जो स्टॉक बचा, ये एक इवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक बचा ये एक हमारा इवेंट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कहने का मतलब जो डे टू डे वाला ट्रांजेक्शन, लेना देना, गुड्स लेना देना। ठीक है, इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है अरुण,
अरुण इज अ बुक सेलर। अरुण जो है एक किताब का विक्रेता है, किताब वो बेचता है। विच आइटम विल बी गुड्स फॉर अ बिजनेस, कौन सा आइटम उसके बिजनेस के लिए गुड्स होगा। ठीक है, तो एक चीज समझना, गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिस चीज का हम लोग बिजनेस करें, जो हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी, ऑर्डिनरी बिजनेस से हमारा जो रिलेटेड आइटम्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। तो अगर अरुण एक बुक सेलर है तो उसके बिजनेस का गुड्स क्या हो सकता है, बुक होगा। कंप्यूटर तो हो नहीं सकता है, फर्नीचर हो नहीं सकता है, फैन हो नहीं सकता है। यहाँ पे बुक ना लिख के लिखा है स्टेशनरी, तो भी हम लोग ये मान के चलेंगे कि स्टेशनरी जो है वो भी उसका उसके लिए गुड्स ही होगा। बुक सेलर कहने का मतलब ये बुक का उसका दुकान होगा जिसमें वो स्टेशनरी का भी आइटम बेचता होगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी जो है ये भी उसके बिजनेस गुड्स होगा, स्टेशनरी बुक्स वगैरह ये सब उसके बिजनेस का गुड्स होगा। अब कोई फर्नीचर अगर बेचने वाला है तो फर्नीचर जो होगा उसके लिए गुड्स है। अगर कोई कंप्यूटर का दुकानदार है तो उसके लिए कंप्यूटर जो है गुड्स है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर मान लो हम कंप्यूटर दुकानदार है या हम फर्नीचर के दुकानदार है, तो फर्नीचर जो बेच रहे हैं वो तो हमारे बिजनेस का गुड्स हो गया, लेकिन हो सकता है हम अपने दुकान में कुछ फर्नीचर रखे होंगे अपना पर्सनल यूज के लिए, दुकान में रख सकते हैं फर्नीचर, हम अपना बिजनेस का यूज के लिए, जिसको बेचने के लिए ना रखे हो। तो वो जो फर्नीचर है ना, डेट विल बी फिक्स एसेट, वो हमारा फिक्स एसेट होगा। और जो हम बेचने के लिए फर्नीचर रखें वो हमारे बिजनेस का गुड्स होगा, करेंट एसेट होगा। ठीक है, ये चीज समझना। ये इतना इन डेप्थ पूछेगा कहीं पे नहीं, लेकिन ये बस समझने के लिए बता दिए। नेक्स्ट बोल रहा है फिक्स एसेट इंक्लूड, फिक्स एसेट में क्या इंक्लूड होता है। फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, जिस एसेट का यूजफुल लाइफ, जिस एसेट को हम लोग अपने बिजनेस में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा वैसा आइटम है, फर्नीचर। फर्नीचर को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये हमारा 1 साल से ज्यादा यूजफुल लाइफ है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये तो स्टॉक है, पेमेंट इन एडवांस, डेटर, ये सब तो 1 साल से कम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल से कम पीरियड में जो कैश में कन्वर्ट हो गया वो हमारा फिक्स एसेट, वो हमारा करेंट एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड, रियलाइजेशन का कंसेप्ट जो होता है कब अप्लाई होता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन कंसेप्ट जो होता है ये बताता है कि हम लोग को अपने बुक्स में रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब हम लोग उसको रियलाइज करने के लिए लीगली ऑथोराइज हो गए, लीगल राइट हमारे पास आ गया। इसको इसको हम लोग एनसीईआरटी का जो ये बुक का कंसेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो होता है ना, ये एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन या जिसको हम लोग रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं, ये अकाउंट्स का एक कंसेप्ट है। ये बेसिकली बताता ये है कि हम लोग को रिवेन्यू, जो हमारे बिजनेस का रिवेन्यू है, इसको तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपने बुक्स में। रिकॉग्नाइज करने का मतलब हो गया रिकॉर्ड करना चाहिए। रिवेन्यू करने का मतलब हुआ इनकम, जो हमारा बिजनेस का इनकम है इसको बुक्स में तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब हमारा ये रियलाइज हो जाता है। रियलाइज करने का मतलब यहाँ पर है कि उसको हम लोग लीगली, हमारे पास ये राइट मिल गया कि हम उस इनकम, वो जो हमारा है वो हमारा अब इनकम बन गया। समझना, इसको एक बार यहाँ पे पढ़ो और समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर दैट रिवेन्यू फॉर अ बिजनेस transaction should be included in accounting records only when it is realized. The concept of revenue recognition required that the revenue for a business, जो हमारे बिजनेस का रिवेन्यू है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो हमारा रिवेन्यू, शुड बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड करने का मतलब हो गया रिकॉर्ड करेंगे। शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसको इंक्लूड करेंगे कब, जब ये रियलाइज होगी। जब हमारा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिवेन्यू है उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारा वो रियलाइज हो गया। इसका क्या मीनिंग है ये समझना। रिवेन्यू कहने का मतलब शॉर्ट में हो गया इनकम, कोई इनकम, जो हमारे बिजनेस का कोई इनकम। ठीक है, कोई इनकम कहने का मतलब हम मान लो एक, इसको इस तरह से समझो, हम मान लो एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा एक कोचिंग सेंटर है, हमारे पास कोई आया, 2 स्टूडेंट, वो पूछ के गया सर हमको ट्यूशन पढ़ना कितना पैसा वैसा लगेगा। ठीक है, वो पूछ के चला गया। अब क्या वो पूछ के चला गया ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लिए इनकम हो गया क्या? नहीं, ये हमारे लिए इनकम नहीं होगा। इनकम कब होगा? मान लो हमसे पूछा, हम उसको बता दिए 500 रुपया महीना लेंगे, ट्यूशन पढ़ा देंगे। ठीक है, अब मान लो, इसको समझना, इस तरह से इसको समझो। अब हमारे पास वो पूछ के केवल गया तो ये हमारे लिए इनकम हुआ क्या? अभी इनकम नहीं हुआ। इनकम कब होगा? वो हमारे पास आए, हम उसको 1 महीना पढ़ा दिए, 1 महीना पढ़ा दिए, तो अब जो उससे फीस मिलने वाला है ना, उसके लिए हम लीगली राइट हो गए कि हम अब उससे 500 रुपया कलेक्ट कर सकते हैं।
अब वो पैसा अभी वो दिया को या ना दिया वो बात का बात है, पहले हमको लीगल राइट मिल गया कि अब हम उससे 500 रुपए ले सकते हैं, वो रिवेन्यू जो हमारा रिलाइज हो गया, ठीक है, वो रिवेन्यू हमारा जो है रिलाइज हो गया, अब उस हमारा इनकम हो गया, तो हम अपने बुक्स में अब इसको एंट्री कर लेंगे। अब एंट्री क्या कर लेंगे, मान लो अगर वो पैसा दे दिया तो हम एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा फीस है, ठीक है, या तो मान लो अगर पैसा नहीं दिया तो मोहन पूछ के गया था तो हम ये एंट्री कर देंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू फीस, ठीक है, ये हम रिवेन्यू जो है इनकम जो हम अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर दिए, जर्नल एंट्री अपना पास कर देंगे। लेकिन जब तक 1 महीना वो पास नहीं होता है तब तक हम, वो केवल पूछ के गया या तो आया फर्स्ट दिन ही वो हमको पैसा देके चला गया, तो अभी हमारे लिए वो रिवेन्यू नहीं बना है। समझना, कैश रिसीव करना अलग चीज होता है, रिवेन्यू या इनकम अलग चीज होता है। इनकम कहने का मतलब हो गया, रिवेन्यू कहने का मतलब हो गया जिसका इम्पैक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर वो कैश केवल दे के चला गया तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट हमारा अभी बैलेंस शीट में गया है, क्योंकि अभी हम एंट्री क्या करेंगे, अगर मान लो आया जिस दिन, आज हमारा अप्रैल चल रहा है, 1 अप्रैल को आके वो पूछ के गया था, तो उस टाइम अगर हमको पैसा दे दिया होगा तो हम एंट्री किए होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, ये एंट्री कर दिया। इस एंट्री का कोई भी इम्पैक्ट हमारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जब ये रियलाइज हो जाएगा, तभी हम लोग जो सेकंड एंट्री है मोहन अकाउंट डेबिट टू फीस जो है ये हम लोग पास करेंगे। ये भी इतना इन डेप्थ समझने का जरूरत नहीं है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस अभी इसको हम लोग जो यहाँ पे समझना उसको समझते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बस ये समझो कि जब हमारा इनकम, जब हमारा रिवेन्यू, हम उसके लिए लीगली हमको राइट मिल गया कि अब वो पैसा हम उससे ले सकते हैं, इनकम, वो हमारा इनकम रिवेन्यू हम उससे ले सकते हैं, तभी उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है। अभी शॉर्ट में यही चीज समझो। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसका आंसर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हो गया, तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वैसा रूल है नहीं, तो इसमें तो कुछ होने वाला। दूसरा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, कस्टमर को हम गुड्स डिलीवर कर दी, जैसे अभी जो हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे थे, हम उसको 1 महीना पढ़ा दिए, इसका मतलब क्या, हम उसको सर्विस डिलीवर कर दिए। अगर मान लो हम सामान बेचते, वो हमको बोल के गया था कि हमारे घर में एक 50 किलो चावल, 50 किलो हमको चावल लेना, घर पहुंचवा दीजिए, हम उसके घर में पहुंचवा दिए, ठीक है, हमारा बिजनेस है चावल बेचने का, हम गुड्स डिलीवर कर दिए कस्टमर को। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास अब राइट आ गया कि वो पैसा हम अब उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज तो रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है, जब हम लोग उस रेवेन्यू को रियलाइज कर लेते हैं तभी हम लोग को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। व्हेन इज कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड, तो इस केस में अप्लाई होगा। दूसरा, तीसरा यहाँ पे बोल रहा है व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, केवल कस्टमर ऑर्डर दे दिया, आया उधर से हमको बोल दिया कि भैया हमारे घर में 1 पेटी चावल भिजवा दीजिएगा, तो ये अभी हम उसको, इस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कब करेंगे, जब हम उसको चावल एक्चुअल में दे दिए, जब हमको राइट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस किसके लिए होता है, तो इन्वेस्टर के लिए भी ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है इसका रिलेवेंस होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, अकाउंटेंट के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी। अल्टीमेटली आंसर विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो हमारा चालू व्यापार की अवधारणा होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी है ये इंडिफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंट फॉर इंडिफिनिट पीरियड, जो अनिश्चित काल के लिए हमारा व्यवसाय चलते रहेगा, ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सा अकाउंटिंग का बेसिस है, केस बेसिस भी होता है, एक्रूअल बेसिस भी होता है। अल्टीमेटली आंसर जो होगा ये बोथ हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस कहने का मतलब हो गया जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ये होता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को, ठीक है। हमारे दुकान में 10 कस्टमर आया, अभी जैसे हम बता रहे थे कि कोई कस्टमर आया पूछ के चला गया चावल कैसे किलो, ये बुक कैसे, ये फर्नीचर कैसे, तो ये हमारा अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या, ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है क्या। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस में, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना है किसमें, जर्नल में, फिर उसका पोस्टिंग करेंगे लेजर में,
ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस वगैरह बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। लेखांकन प्रक्रिया में प्रथम कदम जो फर्स्ट स्टेप जो है लेन देन की पहचान करना होता है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग को पता है क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है सेकंड में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये किससे रिलेटेड रूल्स है, पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या रूल है, तो ये साइंटिफिक सिस्टम होता है, साइंटिफिक सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। साइंटिफिक कहने का मतलब ये कि इस अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम जो ये प्रॉपर सिस्टम में चलता है, इसका एक डिफाइंड स्टेप्स है, डिफाइंड प्रोसेस है, उसी सिस्टम में अकाउंटिंग होता है, उसी सिस्टम में सब कुछ होता है। दूसरा बोल रहा है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज है कि इसके थ्रू हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन का नॉलेज मिलता है। एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या, नॉमिनल अकाउंट मतलब जो अकाउंट हमारा एक्सपेंस या लॉसेस से एक्सपेंस लॉसेस इनकम या गेन्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। स्टॉक अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट इसलिए क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड। गुडविल भी रियल अकाउंट क्योंकि गुडविल भी एक एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर का अकाउंट है। अगर केवल एक्सपेंडिचर होता तो ये होता नॉमिनल अकाउंट, लेकिन इसके आगे अगर आगे या पीछे कुछ टर्म लगा रहेगा तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। किस टाइप का पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये जो अकाउंट है ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या, किसी का पैसा बाकी है। ठीक है, ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, राम सोहन मोहन सीता गीता बबीता किसी का पैसा बाकी होगा, उस चीज को ये डिनोट कर रहा है। प्रोप्राइटर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। सॉरी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल। पर्सनल अकाउंट जो होता है ये तीन टाइप का होता है। पर्सनल अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं, एक नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब हो गया जो ह्यूमन बींग्स जैसे राम सोहन मोहन गीता बबीता, ठीक है, ये सब को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा राम अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब जिस पर्सन को लॉ ने बनाया, ठीक है, लॉ के द्वारा जो पर्सन बनता है, जैसे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गया, ये सब का एग्जिस्टेंस कौन लाता है, कोई लॉ लाता है। हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो कंपनी को बनाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट जो है ये भी हमारा एक हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा राम अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट सिग्निफाइज क्या करता है, डेबिट हम लोग कब करते हैं, जब एसेट अकाउंट एसेट इंक्रीज करता है या लायबिलिटी डिक्रीज करता है या कैपिटल डिक्रीज करता है। ये तीनों केस में हम लोग डेबिट ही करते हैं। एसेट अगर इंक्रीज किया तो भी एसेट को हम लोग डेबिट ही करेंगे। ठीक है, अगर लायबिलिटी हमारा घट रहा है, ठीक है, किसी को पेड कर दिया तो भी लायबिलिटी को हम लोग डेबिट ही करते हैं, और कैपिटल जब घटता है तो भी इसको हम लोग डेबिट ही करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। कितना कॉलम होता है जर्नल में, तो यहाँ पे ये हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, 5 कॉलम होता है, और रोजना मचा में 5 कॉलम। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जर्नल में जो हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इस प्रोसेस को जर्नल राइजिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेज पेड किए वर्कर को, इसमें क्या एंट्री होगा, अगर वर्कर को वेजेज पेड करेंगे तो हो जाएगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, यही तो एंट्री होगा, कैश या बैंक। तो ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है डेबिट वेजेज और क्रेडिट कैश। नेक्स्ट है डबल कॉलम केस बुक किस चीज को रिकॉर्ड करता है, तो डबल कॉलम केस बुक जब बनाते हैं कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को ये रिकॉर्ड करता है। व्हेन अ फर्म मेंटेन कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन, अगर कैश बुक कोई फर्म बना रहा है, कोई बिजनेस बना रहा है, तो उसको क्या चीज बनाने का जरूरत नहीं, उसको कैश एंड बैंक बुक बनाने का जरूरत नहीं है। कैश बुक हम लोग कब बनाते हैं, जब सब्सिडरी बुक वाले में जो चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जनरल जो होता है उसको जो फर्दर सब डिवीजन होता है, सब क्लासिफिकेशन होता है, अगर कैश बुक बना लें तो कैश बुक में तो सारा कैश ट्रांजेक्शन आ ही गया। अब कैश लेजर और बैंक लेजर बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन उसी में है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं,
समझना। अगर परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन परचेज बुक बनाएंगे तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीजन समझना, परचेज बुक जो ये केवल क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करता है, परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी परचेज में केवल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो परचेज अकाउंट है उसमें क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज दोनों का रिकॉर्डिंग होता है। जो हम लोग उधार खरीदें उसको परचेज बुक में लिखेंगे, लेकिन अगर नगद कुछ खरीदें तो हम लोग कैश बुक में लिखेंगे। समझना, एक हमारा होता है जर्नल, जर्नल जहाँ पे नहीं बनता है वहाँ पे क्या बनता है, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी यहाँ पे मान लो अगर उधार खरीदे हम किसी से माल तो परचेज बुक में लिखेंगे, अगर नगद खरीदे तो कैश बुक में लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है ये हमारा बाद में परचेज जो लेजर के अंदर परचेज अकाउंट बनाएंगे वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, परचेज बुक अगर बनाए भी है तो भी हम लोग को परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर कैश बुक बनाए तो कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश बुक में ही तो सारा कैश वाला ट्रांजेक्शन चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और कैश अकाउंट भी बनाएंगे तो भी उसमें सारा ट्रांजेक्शन जाएगा कैश का, लेकिन परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस हो जा रहा है। परचेज बुक में केवल क्रेडिट वाला जा रहा है, लेकिन परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा प्रोसेस होता है बैलेंस फाइंड आउट करने का किसी अकाउंट का, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस करना, ठीक है। किसी अकाउंट का बैलेंस निकालने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेष निकालना। मेन ऑब्जेक्ट लेजर का क्या होता है, टोटल सेल्स बताना, टोटल परचेज बताना, या प्रॉफिट लॉस बिजनेस का बताना, या नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। जैसे अगर हम परचेज अकाउंट बनाए तो परचेज अकाउंट क्या बताएगा कि कितना जो हम पूरे साल में परचेज किया अल्टीमेटली कितने का परचेज हुआ। सेल्स अकाउंट बनाए तो जो जितना सेल किया अल्टीमेटली कितने का सेल हुआ, मतलब वो क्या बताता है, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हो फुल फॉर्म ऑफ जेएफ, जर्नल फोलियो। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू किस मेथड से बनाते हैं, बैलेंस मेथड से बनाते हैं और टोटल मेथड से भी बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगर सुमन जो है, सुमन को हम डेबिट कर दिए 150 से इंस्टेड ऑफ 1500, सुमन को हम लोग 1500 की बजाय 150 रुपए से ही डेबिट कर दें, और अमन को डेबिट करना था 1500 से, उसको कर दिए 150 से, तो इसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे समझना, देखो सुमन को डेबिट कितने से करना था, 100 से, सुमन को हम डेबिट कितने से किए, 150 से इंस्टेड ऑफ 1500, 1500 से डेबिट करना था लेकिन 150 से डेबिट किया, मतलब कितना कम डेबिट किया, 1350 का। तो इससे क्या हुआ, हमारा डेबिट जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट में हमारा 1350 कम आता होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, अमन को डेबिट करना था 1500 से लेकिन उसको डेबिट किए 150 से, तो यहाँ क्या हुआ, 1500 यहाँ 1350 ज्यादा आता होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन से जितना हमारा डेबिट घट रहा था उतना इस ट्रांजेक्शन डेबिट बढ़ गया। अब इस टाइप का जो एरर होता है ना इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कहने का मतलब हुआ एक एरर जो है दूसरे एरर को ओवर कर दे रहा है, एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को ढक दे रहा है, कवर कर ले रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस इंडिकेट किस टाइप के एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू मनीष वर्थ 650, 650 का सेल किए थे लेकिन उसको इंटर कितना किए उसके अकाउंट में 560 रुपया है। अब मनीष का अकाउंट कितने से डेबिट करना पड़ेगा, कितना कम डेबिट किए, 650 माइनस 560, 90 रुपया कम, तो मनीष अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे हम 90 रुपये से, ठीक है। मनीष अकाउंट जो हमारा है ये डेबिट हो जाएगा 90 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मनीष अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 90, ठीक है। 650 का बेचे थे लेकिन 560 के लेके, तो 90 रुपये कम लिखे ना, 90 रुपये फिर से डेबिट करना होगा, जिस टाइम हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल परचेज ऑफ गुड्स नहीं, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नहीं, ये भी नहीं, ये सेल के बारे में बोल रहे हैं। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज और समझना, ऑल क्रेडिट ए ऑल परचेज ऑफ एसेट को नहीं लिखते, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट को नहीं लिखते, समझना क्या बोल रहे हैं। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज बुक में पहला तो क्रेडिट होना चाहिए, परचेज बुक में क्या लिखेंगे, पहला तो क्रेडिट परचेज होना चाहिए, दूसरा केवल वो परचेज ऑफ गुड्स ही होना चाहिए। अगर एसेट को परचेज किए तो परचेज बुक्स में नहीं जाएगा, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है।
परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह सेल्स बुक में केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई हम फर्नीचर क्रेडिट में बेच दिए तो उसको सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये चीज समझना। अब बिजनेस पे 1000 एज ए कॉलेज फी ऑफ हिज सन, अपने बेटा का 1000 रुपया वो बिजनेस से पेड कर दिया बिजनेसमैन, तो इसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग? एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मतलब क्या डेबिट हो रहा है? दिस विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। डेबिट तो ड्रॉइंग अकाउंट हो रहा है ना 1000, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा 40। तो ये था पूरा सेट जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए। एक बार कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कैसा ये वीडियो लगा। उसके बाद एक रिक्वेस्ट है सबसे, जब एग्जाम हो जाएगा तो अगर हो सके तो इस नंबर पे क्वेश्चन पेपर अपना व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।